नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमने बार बार एक ही चीज बोला था कि तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी के नाम में लोकतंत्र का एक लज्जा है और तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से जाने से बाद वो चीज हर दिन हर वक्त प्रूव हो रहा है। लेकिन काल जो चीज हुआ, जो कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक तृणमूलियों ने दिखाया, वो सबका हद पार हो गया। ऐसा कुछ हो सकता है ना किसी ने सोचा, ना किसी ने देखा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस है तो ये सारे जोकरगिरी आपको देखने को मिलेगा और वही देख रहा है और बंगाल का नाक ये सबके सामने काट रहे हैं। क्या क्या हुआ, पहली बात चालू करते हैं विधानसभा कोलकाता से। यहां पर मानसून सत्र चल रहा है। जो बजट सेशन हुआ था, उस बजट सेशन का क्वेश्चन आंसर सेशन अभी चल रहा है। तो वहां पर उनका जो बेलेघाटा का एमएलए है कुणाल घोष, उसने जो किया वो कभी किसी ने किया, पूरा विश्व में किया क्या, ये लेके सवाल उठ रहा है। क्यों ऐसे सवाल उठ रहा है? देखिए, हम लोग क्या देखते हैं कि जब किसी संसद भवन या विधानसभा सदन में काम चलते हैं तो जो ऑपोजिशन होते हैं वो हमेशा से प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के विरोध में। अगर सरकार के विधायक जो है, जो शासक दल के विधायक है, वो उसको बोलने का मौका नहीं देता है, स्पीकर साहब का कुछ फैसले से वो खुश नहीं होता है, तब वो प्रोटेस्ट करता है। लेकिन ये कुणाल घोष क्या किया था मालूम है? ये कुणाल घोष अपने ही पार्टी के विधायक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए ओएल में उखड़ आए। क्यों? क्योंकि उनको बोलना था कि भाई आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। और ये जो इंसिडेंट है ये सुबह से चल रहा था। सुबह में उनका एक विधायिका है जिनका नाम है अलीपा अहमद, वो आ जाते हैं मुख्यमंत्री के पास और आके बोलती है कि देखो मुख्यमंत्री जी, ये जो हमारा पार्टी है, हमारा पार्टी का जो नेता है वो हमें ही बोलने नहीं दे रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी बोलता है कि भाई हम क्या करेंगे, हम राज्य के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, यहाँ पर जो करप्शन हो रहा है उसको रुकने का कोशिश करेंगे, या आपका जो इंटरनल झगड़ा है वो मिटाएंगे। आप ऑपोजिशन है, नंबर आपका बहुत ही कम है, फिर भी हमने आपको यहाँ पर सौजन्य दिखाते हुए ये चीज़ क्लियर कर दिया कि 50% टाइम शासक को मिलेगा और 50% टाइम ऑपोजिशन को मिलेगा। और आप वो 50% टाइम कैसे यूटिलाइज करोगे, आप आपस में देख लो, मैं क्या कर सकता हूं। तो चलो, जब लंच ब्रेक हुआ उसके बाद कुणाल घोष आते हैं और इनके पार्टी से ही अखरुज जमान बोल के एक बंदा है, वो अपना स्पीच देने चालू करते हैं। लेकिन कुणाल घोष आके उसके तरफ एकदम मारने के लिए चले जाता है। एक ही सवाल उठा कि मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। सिचुएशन ऐसे हाथ से बाहर हो गया कि वहां पर जो बीजेपी का एमएलए है वो फ्लोर में निकल आए और बोला कुणाल को कि भाई जाओ अपने सीट में बैठो, ऐसे नहीं करते हैं, ये विधानसभा का मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन कौन सुने किसके बात। फिर ऑनरेबल स्पीकर ने उसको बोला कि भाई आप सीट में बैठ जाओ, अगर ऐसे बदतमीजी आप करते हो तो मुझे मजबूरन आपको यह सदन से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर से वो बात सुनने के तैयार नहीं था। तो फिर स्पीकर साहब ने बोला कि भाई ये जो मार्शल है विधानसभा का, वो लोग आओ और इसको उठा के बाहर फेंक दो। और ऐसे ही चीज हमने को देखने को मिला है। जब इसको बाहर उठा के लेके जा रहा था तब ये चेयर पकड़ के फ्लोर में गिर के क्या क्या नौटंकी करने का कोशिश किया और पूरा सदन से एक ही आवाज सब आ रहा था, चोर 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 चोर। यही हाल है तृणमूल कांग्रेस का। अगर आप सोच रहे हो कि विधानसभा में इतना सारे नौटंकी हुआ, इतने सारे मजाक बना के रख दिया, तो आप गलत समझ रहे हो। उनका जो सांसद का टीम है वहां पर भी बहुत सारे जोकरगिरी हो गया। वहां पर तृणमूल कांग्रेस का जो महिला सांसद है, उन्होंने रिपोर्ट किया स्पीकर ओम बिरला साहब के पास कि उनका एक सांसद है कल्याण बनर्जी, वो कल्याण बनर्जी महिलाओं को, अपने पार्टी के महिला सांसद को गाली देती है और वो उस गाली में इतना गंदा गंदा बात करते हैं, गंदा गंदा इंडिकेशन देता है जो नारी का मर्यादा को उल्लंघन करता है। तो आप जरूर उसके अगेंस्ट स्टेप लो। तो ये जब रिपोर्ट आते हैं तो कल्याण बनर्जी को पूरा मानसून सत्र के लिए ये लोकसभा भवन से उनको निलंबित किया जाता है। और इस कल्याण बनर्जी को फिर आप देखिए इसका क्या हाल है। शताब्दी राय जैसे सांसद, तृणमूल सांसद जो अभी एनसीपीआई में ज्वाइन कर गया और एनडीए को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, वो फिर इनका मुखौटा खोल देता है। बोलता है कि कल्याण बनर्जी हाथ पार कर गए थे, अभी उसको नहीं रुका गया, वो आगे जो टाइम आएगा उसमें जो महिला सांसद है उनके साथ वो बहुत बदतमीजी करने वाले हैं और इसलिए उनके अगेंस्ट हमने रिपोर्ट कर दिया। तो वहां पर टीएमसी का पोल खुल जाता है।
फिर ये कल्याण बनर्जी, इनके साथ महुआ मोइत्रो का टासल सबको मालूम है। ये महुआ मोइत्रो को देख के बोलते थे, अरे ये कौन आ गया, इनका मुंह देखा तो पूरा दिन ही खराब होगा। और महुआ मोइत्रो के उसके अगेंस्ट एलिगेशन करते हैं तो वो कल्याण बनर्जी को ममता बनर्जी अपने पद से हटा देता है। तो इस महुआ मोइत्रो के साथ अभी कल्याण बनर्जी का बहुत दोस्ती हो गया। चलो अच्छी बात है, दोस्ती करना तो बहुत ही ठीक बात है। लेकिन ये महुआ मोइत्रो और कल्याण बनर्जी जो उठते बैठते ये टीएमसी वालों होके भाजपा को गाली देते हैं, वो जाके चोरी छुपे वहां पर दिल्ली में जब भाजपा का प्रदेश सभापति समीक भट्टाचार्य को मिलता है तो उनके साथ मीटिंग कर लेता है। तो वो क्या अच्छे तृणमूल बनने का कोशिश कर रहा है? वो क्या रिक्वेस्ट लेके जा रहा है कि भाई मुझे थोड़ा जाएगा दो, मुझे आपका अच्छे तृणमूल बन के आपका सपोर्ट करना है, मैं पीछे जो बोला है वो भूल जाओ। लेकिन सवाल ये उठेगा कि कल्याण बनर्जी ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, इनका जो 21 जुलाई का प्रोग्राम था वो मैंने पहले ही आपको बोला है कि वहां पर कल्याण बनर्जी जब भाषण दे रहा था, ऐसे तो पार्टी बिखर गया है, उसका ही पार्ट में वो टूट के अलग अलग गुट में वो प्रोग्राम कर रहा था। तो चलो, जो ममता बनर्जी वाला प्रोग्राम था वहां पर कल्याण बनर्जी भाषण दे रहा था, लेकिन उसके भाषण के बीच में ही अभिषेक बनर्जी का एंट्री हो जाता है और फिर कल्याण को बोलने को नहीं मौका मिलता है। वो गुस्सा हो जाता है कि भाई अभिषेक बनर्जी आया तो मुझे ऐसे रुकना पड़ा। और उसके बाद ममता बनर्जी कल्याण बनर्जी को सीधे बोल देता है, भाई बहुत बोल लिया, अभी बोलती बंद कर, इतना तुझे चपर चपर करने का जरूरत नहीं होता है। और कल्याण बनर्जी गुस्से से स्टेज छोड़ के दीदी को अनाप शनाप बोल के निकल जाते हैं और बाद में ये बोल देता है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस है ये ममता बनर्जी ने ही क्रिएट किया था, अब ममता बनर्जी ही खत्म करने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी के मुंह में बस अभिषेक अभिषेक अभिषेक। अभिषेक कुछ नहीं करता है पार्टी के लिए, वो घर से भी नहीं निकलता है, लेकिन इस अभिषेक के लिए इतना बदतमीजी मुझे सहना पड़ता है और नहीं सहने वाला हूं। और यहां से इंडिकेशन आता है, तो फिर क्या कल्याण रास्ता दिख रहा है बाहर जाने से, ममता बनर्जी से दूरी बनाने के? और इस चक्कर में जब वो निलंबित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, तब जाके वो समीक भट्टाचार्य का पैर पकड़ने का कोशिश कर रहा है। सवाल यहां पर उठता है, क्योंकि कल्याण बनर्जी उसके बाद जब प्रेस मीट करता है वहां पर भयंकर एक इंगित देता है। ये कलकत्ता में जब ममता बनर्जी पावर में थे तभी यहां पर आरजीकर जैसे भयंकर कांड हो गया था। अभी कल्याण बनर्जी ये बोल रहा है कि ये आरजीकर कांड के टाइम तृणमूल कांग्रेस का ही एक लीडर था जिसने ममता बनर्जी को हटाने का कोशिश किया था। अब नाम लेने का तो हिम्मत है नहीं कल्याण बनर्जी का, लेकिन कल्याण बनर्जी का इंडिकेशन किसके तरफ है? क्या वो अभिषेक बनर्जी को इंडिकेट कर रहा है कि भाई अभिषेक बनर्जी ने ऐसे कुछ काम किया था? अभी ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कल्याण बनर्जी और ममता वाला गुट में अभी भयंकर टसल लग गया है और वहां पर मजाक ही मजाक आ रहा है। इतने में एक और भी अच्छी चीज हो गया। आपको मालूम है कि तृणमूल कांग्रेस का जो अकाउंट था, उनका ही पार्टी का जो लीडर है अरूप विश्वास, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था पुलिस में कि यहां पर भयंकर फर्जी ट्रांजैक्शन हो रहा है। और फिर उसमें पुलिस घुसा, उसमें सीआईडी घुसा और उसमें बाद में ईडी भी घुस गया। और अभी मिल रहा है कि यहां पर तृणमूल कांग्रेस का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 42 अकाउंट्स है जहां से पैसा का हेराफेरी होता था, जहां से पैसा केमैन आइलैंड, कैरिबियन, वेस्ट इंडीज में जाता था। ये सब कुछ सामने आ रहा है। और इतने में इनका जो लीडर है, जो ममता बनर्जी के साथ अभी भी है, सुभाषिष चक्रवर्ती, उसको ईडी समन कर देता है। कौन है ये सुभाषिष चक्रवर्ती? ये सुभाषिष चक्रवर्ती जिस दिन ममता बनर्जी के घर में सीआईडी रेड हुआ था उस दिन बहुत ही अनाप शनाप बक रहा था। वो बोल रहा था मैं लॉयर हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी उसको ईडी ने बुला लेता है कि भाई आ जाओ, क्या क्या आपको बोलना है, लॉयर होकर हम देख लेंगे। क्यों उसको बुलाया जाता है? क्योंकि ये जो अकाउंट्स है, इस अकाउंट के साथ उसका कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है, वो ईडी को मिल गया है। इतने पे और भी मुसीबत हो जाता है ममता वाला और एक टीएमसी वाला नेता का, मदन मित्र। ये मदन मित्र बहुत ही चापलूसी करते थे ममता बनर्जी को। इसके ये जब 2011 में टीएमसी यहां पर पावर में आए थे, मदन मित्र को मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी का एंट्री हुआ तृणमूल कांग्रेस के, उसके बाद ये मदन मित्र कॉर्नर होते गए। और उसके बाद मदन मित्र का बहुत गुस्सा था, लेकिन फिर भी वो ममता बनर्जी के साथ था। लेकिन जब भी उनके घर में ईडी का समन पहुंच जाता है, उसको बेटे और उनके बीबी को बुलाया जाता है, क्योंकि यहां पर जो म्यूनिसिपैलिटी है वहां पर जॉब देने के लिए बहुत सारे स्कैम हुआ था। तो ये मदन मित्र तुरंत अब वो ममता वाला पार्ट छोड़ देता है और ऋतुव्रत के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन इतने सब कुछ करने के बाद भी मदन मित्र के फैमिली को ईडी बुला लेता है। और नॉट ओनली उनके फैमिली, मदन मित्र को भी 29 जुलाई को बुलाया जाता है।
मजा कैसे आगे आ रहा है। तो इतने में मदन मित्र क्या करता है, एक फेसबुक लाइव करता है और जहां पर अभिषेक बनर्जी को डायरेक्ट गुंडा बदमाश वो कॉन्ट्रैक्ट किलर दे के पॉलिटिक्स करते हैं ऐसे कुछ बोल देता है। अब अभिषेक बनर्जी उसको एक नोटिस भेजता है कि भाई मेरा रेपुटेशन आप खराब कर रहे हो तो अब 72 आवर्स के अंदर मेरे से अपोलॉजी मांग लो और उसके साथ 10 करोड़ रुपए मुझे दे दो। अब सोच लो तृणमूल कांग्रेस के अंदर क्या क्या चीज चल रहा है। अब ये सब चीज जब हो रहा है तो मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन इसके साथ सीरियस पॉलिटिक्स का क्या कोई कनेक्शन है? जब हम सीरियस पॉलिटिक्स की तरफ झुक रहे हैं तो तब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रहा है। यहां पर जो अभी बजट सेशन के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, वहां पर बहुत दिनों के बाद होम डिपार्टमेंट का जो बजट है वो डिस्कशन किया गया विधानसभा में। 2011 में जब ममता बनर्जी पहले बार चीफ मिनिस्टर बनी थी तब यहां पर लास्ट डिस्कशन हुआ था। उसके बाद हर बार ये डिस्कशन गिलेटिन में लिया जाता था, इसके मतलब इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा। आप सोच लो ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, यहां पर कितने सारे पैसा लगता है सरकार का। पुलिस के शस्त्र से लेकर उसका गाड़ी, उसका वर्दी, उसका ट्रेनिंग, बहुत सारे सेक्टर में वहां पर पैसा खर्च करना होता है। और पिछले 15 साल से वेस्ट बंगाल का ये पुलिस मिनिस्टर का नाम था ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने ये कभी डिस्कशन होने ही नहीं दिया जो शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट आने के बाद कर रहा है। क्यों ये सब चीज हो रहा है? उसके मतलब यहां पर भयंकर घोटाला था और शुभेंदु अधिकारी को यह पता होते ही शुभेंदु अधिकारी ने क्लियरली बोल दिया कि भाई आप सीएजी का रिपोर्ट नहीं पेश किया सदन के सामने, आप यहां पर जो लोकायुक्त है उनका रिपोर्ट नहीं पेश किया। अभी तो हमारा गवर्नमेंट है, हम एक एक करके सबका छानबीन करेंगे और अगर कहीं पे भी कुछ भी मुझे दिखाई दिया कि गड़बड़ है तो मैं एक चीफ मिनिस्टर होते हुए ममता बनर्जी को भी नहीं छोड़ने वाला हूं। कोई भी मिनिस्टर है, वो एक सीएम भी हो सकता है, मैं राज्यपाल साहब से स्पेशल परमिशन लूंगा, इन सबके अगेंस्ट एफआईआर करूंगा। और यहां पर डिस्कशन होते होते बहुत सारी चीज सामने आता है। आपको शायद याद है यहां पर जब 2021 के चुनाव हो रहा था तो तब वहां पर शीतलकुची नॉर्थ बंगाल में एक जगह है जहां पर गोली चल जाता है और वो सारी चीज लेके ममता बनर्जी भयंकर पॉलिटिक्स करने का कोशिश करता है। इलेक्शन कमीशन और सीआरपीएफ जवान मिलके ये जो बंगाली है उनको मारने का कोशिश कर रहा है, ये नारा लगा दिया था। 2021 का जो रिजल्ट खराब हुआ ये भी एक रीजन था। अब वहां पर जो उस समय का एसपी था देवाशीष धर, वो बन गया है एमएलए भाजपा की तरफ से। हमारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी से है जो सोनारपुर उत्तर, वहां से वो एमएलए है। अब वो भरे सदन में ये सवाल उठाते हैं कि जब ये सारे इंसिडेंट हुआ था तब एक फोन कॉल लीक हो गया था जहां पर तब का सीएम ममता बनर्जी का वॉइस सामने आए थे और ममता बनर्जी का वॉइस सामने आते ही हमको ये सुनने को मिला है कि वहां का जो एसपी है उसको फंसा दो। तो इसके मतलब ये यहां पर भयंकर कंस्पिरेसी हुआ था पॉलिटिकल रीजन में और जिसमें पुलिस को फंसाने का कोशिश भी किया गए थे, लेकिन इसके नाम में एफआईआर होने के बावजूद भी इसके ना पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया ना सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया। अब बड़े सदन के सामने हम ये रिक्वेस्ट रखते हैं कि इसका सीआईडी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब सच में इसका सीआईडी इन्वेस्टिगेशन होगा तो क्या क्या चीज सामने आएंगे आप एक बार समझ लीजिए। और ये सब चीज जब हो रहा है तब भाजपा यहां पर नॉट ओनली हिंदू वोट्स, अभी पूरा राज्य का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सारे वोट बैंक के लिए काम करने का डिसीजन ले लिया। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है। ऐसे ही एक छोटे डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बंगाल में है उत्तर दिनाजपुर, रायगंज लोकसभा जहां से होता है। तो वहां पर अभी भाजपा ने डिसीजन लिया कि चलो भाई हम जो मुस्लिम है उसके साथ भी बैठेंगे, उसको भी समझाएंगे कि हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री है वो बात करते हैं सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास। यहां में ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी यहां से ऐसा कोई भी स्कीम नहीं पास होता है जहां पर यह बोला जाता है कि ये बस हिंदू के लिए होगा, यह मुस्लिम के लिए नहीं होगा। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला जो पॉलिटिक्स है ये आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका जो मद्रसा एजुकेशन है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो देश के साथ आप नहीं जुड़ सकते हो। अगर आप एडुकेटेड नहीं होते हो तो आप डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं हो पाओगे और आपका जो कम्युनिटी है वो पीछे ही चलेंगे। तो ये सारे चीज लेके, ये सारे कंसेप्ट लेके ये अभी मुस्लिम मोहल्ले में घुसने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इतने दिन क्या होता था, ये मुस्लिम को बोला दिया गया था कि भाई भाजपा जो है वो एंटी मुस्लिम है, ये लोग एक बार सत्ता में आएंगे तो आपको इंडिया छोड़ना पड़ेगा
और आपको बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाना पड़ेगा। हाँ, ये एक बात तो सही है इसका कि जो बांग्लादेश या पाकिस्तान से आके यहां पर छुप के बैठे थे, जो ममता बनर्जी का वोट बैंक बन चुके थे, एसआईआर में जो डिटेक्ट हुआ, डिलीट हुआ, अभी उसको डिपोर्ट किया जाएगा। उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर जरूरत पड़े तो दूसरे बार यहां पर एसआईआर करने का बात चल रहा है। लेकिन जो इंडियन मुस्लिम है उसके लिए कोई मुसीबत नहीं है। वो यहां पर रहेंगे, यहां का जितना भी फैसिलिटीज है उनको मिलेंगे और वो देश के तरक्की के साथ जुड़ेंगे। ये नारा लेके, ये कंसेप्ट लेके अभी भाजपा मुस्लिम जगह में भी पहुंच रहे हैं। तो तृणमूल अमल में तो ये लोग नहीं जा सकते थे, वहां पर वो घुस नहीं पाते थे। अभी पूरा राज्य के सत्ता इनके हाथ में है, तो वो आराम से जा रहा है, मुस्लिम घर में जाके छोटे छोटे बैठक कर रहा है और वहां पर रिस्पॉन्स जो मिल रहा है उनको, वो बहुत ही पॉजिटिव है कि भाई इतने दिन हो गया, हमको तो ये सारी चीज नहीं समझाया गया था, हमको तो उल्टा सीधा बोला जाया था, तो हम देखेंगे, हम आपके साथ हैं। और अगर सच में ये हो जाता है, जो होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये अगर हो जाता है तो ऑपोजिशन जो पॉलिटिक्स करने का सोच रहा था, अभी टीएमसी था, टीएमसी जाने के बाद फौलता इलेक्शन में दिखाई दिया कि वो सारे सीपीएम की तरफ आ गया, लेफ्ट की तरफ आ गया, तो वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग सब एकजुट हो जाएंगे, मुस्लिम का 30% वोट बैंक तो हमारे साथ है, और हिंदू के अंदर अगर थोड़ा सा भी स्प्लिट कर देते हैं तो ये हम 5-6% वोट वहां से लेके आएंगे, और सीपीएम के पास ऑलरेडी 6% वोट था, तो हम लोग तो आराम से 42% में पहुंच जाएंगे, और भाजपा भी है 46% में, वो गिर के आ जाएंगे 40% में। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। 42% अगर लेफ्ट पहुंच जाते हैं और 40% में भाजपा अटक जाते हैं, तो सारे सीट अभी लेफ्ट की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसका जो 34 साल का अत्याचार था, तो अभी का यंग जनरेशन वो सारे चीज नहीं देखा है, तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये यंग जनरेशन को वोट को आगे लाने का एक मौका है। तो ऐसे एक कंस्पिरेसी गेम यहां पर चल रहा था सत्ता पलटने के लिए। लेकिन अगर सच में ये मुस्लिम वोट बैंक का थोड़ा सा भी पोर्शन भाजपा की तरफ आ जाता है, तो ये सारे चीज जो है ये खत्म हो जाता है। तो इसके मतलब शुभेंदु अधिकारी के सामने अभी राज्य का डेवलपमेंट करने का रास्ता तो खुल ही गया है। ऊपर से जितना भी करप्शन हुआ है टीएमसी के जमाने में, वो भी इन्वेस्टिगेशन करने का रास्ता वो ढूंढ रहे हैं। और ऊपर से अगर उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहां पर मिल जाता है, ऑपोजिशन कहीं पे भी नहीं रहता है इनको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करने के लिए, फिर अगले 5 साल में बंगाल कहां पर पहुंच जाएंगे ये कोई समझ ही नहीं सकता है। और वही वाला पॉलिटिक्स अभी डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स करने का काम चालू कर दिया भाजपा। और जब ये भाजपा कर रहा है, उनके मतलब बंगाल में उनका इनिंग्स बहुत ही लंबे होने वाला है। और ये लंबे इनिंग्स को जो काट सकते थे अपोजिशन, और उसमें से जो अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या मेन ऑपोजिशन है वो तृणमूल कांग्रेस, वो जो काम कर रहा है उसके साथ पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो अपने अंदर ही मारामारी में इतना बिजी हो गया है कि भाजपा की तरफ आंख उठाने के देखने के भी उनका मौका नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया ओवरऑल वेस्ट बंगाल का सिचुएशन, जहां पर एक साइड में टीएमसी का ये जोकरगिरी देख के यहां का बंगाली हंस रहे हैं, और दूसरे साइड में शुभेंदु अधिकारी और उनके गवर्नमेंट का मिशन और विजन और मोदी जी के आशीर्वाद में जो डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई मिल रहा है। तो सब मिला के बंगाल में अल्टीमेटली जो चेंजेस का मेन फायदा था वो देखने को मिल रहा है। क्या बोलेंगे बंगाल का ये सिचुएशन लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।